पेश करें। ठीक है भाई, आज हमारा एसी थ्योरी का तीसरा लेक्चर है और इससे पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। इन दोनों लेक्चरों में हमने एसी की परिभाषा, एसी के प्रकार, डीसी की अपेक्षा एसी के अवगुण गुणों की बात कर ली और उसके बाद में हमने बात की थी सभी परिभाषाओं की, जिसमें परिभाषाएं थी कि जातरंग, आवर्ती, चक्र, समय अंतराल, ठीक है, और शिखरमान, प्रभावीमान, औसतमान, फेज, एंटीफेज और आउट ऑफ फेज, इन फेज, इन सभी के बारे में हमने क्या कर ली थी, पूरी डिटेल से पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम उससे आगे चलते हैं और उससे पहले हम एक टॉपिक के बारे में और बात कर लेते हैं कि जितने भी हमने परिभाषाएं पढ़ी है उन परिभाषाओं का जो मान है उन मानों को क्या कर लेते हैं, हम एक बार एक टेबल के रूप में उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की जैसे याद करने में अलग अलग पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको पूरी की पूरी इस टेबल में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीजें आप लोगों को हर एग्जाम, अपने जो आईटीआई का जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो एग्जाम होता है उसमें कोई ना कोई सा एक मान तो जरूर पूछ लेता है। ठीक है ना, और वो मान हमारे को याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो उस टेबल को हम तैयार करते हैं। और इससे पहले एक टॉपिक था हमारे पास, एक फॉरवर्ड वाइज और एक होता है लैगिंग, यानी कि लीडिंग और लैगिंग के बारे में अगर बात कर लेते हैं एक बार, थोड़े से उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो लीडिंग का मतलब क्या होता है कि वह जो प्रत्यावर्ती जो राशियां होती हैं जिसमें वोल्टेज और जो धारा का जो मान होता है, ठीक है ना, वोल्टेज और धारा का जो मान होता है उसमें क्या होता है कि यानी कि जो धारा और वोल्टेज जो यानी कि लीडिंग के अंदर क्या होता है कि धारा का मान आगे रहता है, ठीक है, वोल्टेज का मान पीछे रहता है। ठीक है, और लैगिंग के अंदर क्या होता है यानी कि वोल्टेज पीछे रहती है और धारा आगे रहती है। तो उन दोनों का जो अंतर होता है इन फेज और आउट फेज के अंदर, यानी कि इन फेज के अंदर तो क्या होता है यानी कि 0 होता है उसका मान, ठीक है, और आउट फेज के अंदर क्या होता है हमारे पास 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो ये मान भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। और दूसरा टॉपिक था इसी के अंदर विद्युत धारा का वेग यानी कि गति, कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत धारा की गति कितनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो ये सवाल भी आप लोगों को पूछा गया था। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग याद रखना। ठीक है ना, तो आज हम उससे आगे चलते हैं। तो आगे चलने के लिए हमारे पास क्या है कि जैसे उनकी जो टेबल्स है उस टेबल्स को क्या करेंगे, हम एक टेबल के रूप में नोट करते हैं। ठीक है भाई, तो उसको थोड़ा सा टेबल को याद रखना, क्योंकि जैसे हमने वो अचालकों के बारे में पढ़े थे, उस अचालकों के बारे में जो एक टेबल थी हमारे पास जो एक प्रतिरोध वाली होती है जिसमें बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ होती है ना, वो टेबल हमारे याद होनी चाहिए। वहां से भी एक प्रतिरोधक का सवाल या कलर कोडिंग वाला सवाल पूछ लेता है। ठीक है, जो अचालकों के वर्गीकरण था उसके अंदर 5 प्रकार का था हमारे पास वाई, जिसमें हमने एक ट्रिक बताई थी कौन सी, 25, 152, 683, जिसमें हमारे पास उसका तापमान भी है। वो टेबल भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। याद है सभी के या भूल गई? ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं कि उनकी एक टेबल तैयार करते हैं जो मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य है। तो सबसे पहले आज तारीख है हमारे पास 23/11/2022 और जो टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है हमारे पास कौन सा है, एसी थ्योरी। ठीक है, और जिसमें हम हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्यावर्ती धारा का सिद्धांत। ये हमारा इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है ये, तीसरा टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक टेबल को बनाते हुए। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं, आप भी साथ साथ बनाते रहना, क्योंकि ये टेबल आप लोगों को याद रखनी है। तरंग का रूप जितना भी है उसका सारे के सारे का रूप पे क्या करेंगे, हम मान नोट करेंगे। दूसरा है वर्ग का
वर्ग माध्य मूल मान दिख रहा है सभी को। तीसरा है औसत मान, औसत मान जिसको हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? एवरेज वैल्यू। और ये बोलते हैं इसको आरएमएस वैल्यू। ठीक है। और तीसरा है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर ये टेबल आप लोगों को याद होनी चाहिए भाई। फॉर्म फैक्टर यानी कि फॉर्म फैक्टर किसे डिनोट करते हैं हम? के एफ से, के से डिनोट कर रहे थे ना। इसके बाद में है शिखर मान। शिखर मान ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? शिखर मान हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्या तरंग की। ज्या तरंग ठीक है। तो ज्या तरंग का मान कितना होता है? यानी कि ज्या तरंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको साइन वेव। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो मान होता है आरएमएस वैल्यू 0.707 आई मैक्सिमम। ठीक है। क्या होता है? आई मैक्सिमम। या हम कह सकते हैं कि आई मैक्सिमम बटा √2। क्या कह सकते हैं? √2। तो एवरेज वैल्यू होती है 0.637 आई मैक्सिमम। या हम कह सकते हैं 2 आई मैक्सिमम बटे पाई। ठीक है। और जो फॉर्म फैक्टर होता है 1.11 होता है ना, कल पढ़ा हमने 1.11 होता है। और ये हमारे पास जो शिखर मान होता है कितना होता है? 1.414 होता है। इसी प्रकार से नंबर 2 है। नंबर 2 है अर्ध तरंग। अर्ध तरंग जिसको हम बोलते हैं हाफ वेव। क्या बोलते हैं इसको? हाफ वेव यानी कि अर्ध तरंग। अर्ध तरंग में क्या होता है? 0.5 आई मैक्सिमम बटा या बटा नहीं 0.5 आई मैक्सिमम, या हम कह सकते हैं इसको आई मैक्सिमम बटा 2। ठीक है। आई मैक्सिमम बटे 2। तो ये हमारे पास औसत वैल्यू होगी कितने? 318 आई मैक्सिमम। या हम कह सकते हैं कि आई मैक्सिमम बटे पाई। ठीक है। और ये हमारे पास जो फॉर्म फैक्टर का जो मान होता है 1.57 होता है। कितना होता है? 1.57 होता है। और जो शिखर मान का जो मान होता है अर्ध तरंग में कितना होता है? 2 होता है। ठीक है। इसी प्रकार से नंबर 3 के अंदर आता है पूर्ण तरंग। पूर्ण तरंग ये टेबल आप लोगों को अच्छी तरीके से याद करनी है, जिसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है? 0.707 आई मैक्सिमम। या हम कह सकते हैं कि आई मैक्सिमम बटे √2। आई मैक्सिमम बटे √2। या एवरेज वैल्यू के अंदर क्या होता है? 637 आई मैक्सिमम या 2 आई मैक्सिमम बटे पाई। ठीक है। और इसका फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है? 1.11। और इसमें भी क्या होता है? 1.414। नंबर 4 के अंदर आता है आयताकार तरंग। आयताकार तरंग यानी कि रेंटिल्यूगर।
सेंट्रीफ्यूगल वेव, इसमें जो मान होता है आई मैक्सिमम, आरएमएस वैल्यू होती है, जो एवरेज वैल्यू भी क्या होती है आई मैक्सिमम, और जो हमारे पास फॉर्म फैक्टर का जो मान होता है 1, और शिखर मान का भी जो मान होता है 1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से नंबर 5 आता है हमारे पास त्रिकोण तरंग। त्रिकोण तरंग यानी कि ट्रायंगुलर वेव। इसके अंदर क्या होता है कि आई मैक्सिमम बटे √3, या दूसरा जो मान होता है वो क्या होता है, दूसरा जो मान होता है 578, 0.578 आई मैक्सिमम, और औसत वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू होती है 0.5 आई मैक्सिमम, या हम कह सकते हैं दूसरा मान कि आई मैक्सिमम बटा 2, और जो फॉर्म फैक्टर का जो मान होता है 1.15, और जो हमारे पास शिखर मान होता है 1.732 होता है। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी जो एसी थ्योरी की जो कंप्लीट जो ज्या तरंग थी हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्या होगी कि ज्या तरंग, साइन वेव, अर्ध तरंग, हाफ वेव जिसको हम बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, और आयताकार तरंग, और त्रिकोण तरंग यानी ट्रायंगुलर। ठीक है, ये पूरी की पूरी हमारे पास ये टेबल है। ये क्या है शादी? कौन सा? इसमें ये नीचे, ये वाला, इससे नीचे, हाँ ये एक है दोनों का मान, यानी कि फॉर्म फैक्टर का जो आयताकार तरंग होती है उसमें फॉर्म फैक्टर का मान 1 होता है, और शिखर मान का भी 1 ही होता है। ठीक है, क्या होता है, इसको उतारिए, क्योंकि ये टेबल आपको आगे भी जितने भी अपने क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक आएंगे, उस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप लोगों को ये मान आप लोगों को रखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से किसी भी प्रकार से सवाल पूछ सकता है कि यहाँ से पूछ लिया कि हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर ये फॉर्म फैक्टर का जो मान होता है वो कितना होता है, 1.57 होता है। ठीक है ना, कितना होता है 1.57 पूछ सकता है, तो शिखर मान यानी पीक वैल्यू पूछ सकता है, तो 2 भी पूछ सकता है। ठीक है भाई, तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। उतारिए फटाफट इसको। यहां तक हमारे पास एसी थ्योरी की जो परिभाषाएं थी उनको टेबल के अकॉर्डिंग हम उसका मान हम याद कर लेंगे। ठीक है ना, जितेंद्र यादव उतार लिया सभी ने, लिख लिया कि 5.578। चले आगे। पूरी की पूरी टेबल याद होनी चाहिए भी आपको, क्योंकि आप जो मंथली टेस्ट होगा उसमें से ये सवाल आएगा। है क्या मंथली टेस्ट? ये मंथली टेस्ट होगा आपका 30 तारीख को, 30 से 31 तारीख को। ठीक है ना, चले भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रतिरोध। ठीक है, क्या है प्रतिरोध? कपड़ा साफ नहीं है, चलो। प्रतिरोध, आवाज नहीं, पीछे आवाज नहीं। रेजिस्टेंस, पे के सामने रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी चालक तार में धारा वो बाधा उत्पन्न करता है। देखिए, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि किसी चालक तार के अंदर उसका विरोध उत्पन्न करना। ठीक है, किसी चालक तार के अंदर क्या करता है, या धारा प्रवाह के अंदर क्या करता है, धारा प्रवाह
में विरोध उत्पन्न करना क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, प्रतिरोध यानी किसी चालकतार के अंदर क्या कर रहा है? धारा का विरोध कर रहा है या उसके रुकावट पैदा कर रहा है, उसे हम बोलते हैं क्या? प्रतिरोध को हम किससे डिनोट करते हैं? प्रदर्शित किससे करते हैं? आर से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पहले पढ़ा दिया गया है, छोटी छोटी चीजें हैं। इसके बाद में आता है कि प्रतिरोध को इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की इकाई होती है इकाई ओम। ठीक है, ओम होती है। इसको ओम हम कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये प्रतिरोध क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद में हमारे पास आता है प्रतिघात। लिखिए इसको, कॉपी डालिए। यस सर। ये चीजें बोर्ड पे उतार रहा हूं ना, तो उसे हैंडआउट उतार लिया करो आप साथ साथ। ठीक है ना, जैसे बोलूंगा तो उसके बाद थोड़ा सा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। प्रतिरोध के बाद में है प्रतिघात। प्रतिरोध उतार लिए, बोल रहा हूं ना, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस लिखिए। बताओ। धारा प्रवाह का विरोध करने वाला वैद्युतिक उपकरण क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। धारा प्रवाह का विरोध करने वाला वैद्युतिक उपकरण प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसे आर से दर्शाया जाता है। देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिघात या रिएक्टेंस। क्या है? प्रतिघात या रिएक्टेंस। ठीक है, तो रिएक्टेंस किसे कहते हैं? कि ऊर्जा को संग्रहित करने वाले वैद्युतिक उपकरण, यानी कि ऊर्जा को संग्रहित करने वाले वैद्युतिक उपकरण को जो धारा का जो विरोध करता है, धारा अथवा वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। तो लिखिए इसके अंदर, प्रतिघात के अंदर, ऊर्जा को संग्रहित करने वाले वैद्युतिक अवयव या उपकरण, एक ही बात है, जो धारा अथवा वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है इसका? या विरोध करते हैं, प्रतिघात कहलाती है। प्रतिघात कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? प्रतिघात कहलाती है। प्रतिघात की इकाई ओम होती है। ओम ही होती है। प्रतिघात या प्रतिरोध एक ही बात है। इसे एक्स से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? इसको एक्स से दर्शाया जाता है। तो यहां हम लिख सकते हैं प्रतिघात या रिएक्टेंस। प्रतिघात या रिएक्टेंस। ठीक है,
देखिए प्रतिघात और जो रिएक्टेंस होता है ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है हमारे पास प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणीय प्रतिघात, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव, क्या बोलते हैं इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और नंबर 2 है धारिता, धारिता प्रतिघात, प्रतिघात जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दिख रहा है ना, प्रेरणीय प्रतिघात और धारिता प्रतिघात दिख रहा है? अरे सभी को दिख रहा है क्या? ठीक है। प्रेरणीय प्रतिघात को हम किससे लिखा जाता है? इसे एक्सल से दर्शाया जाता है। ठीक है, किसे दर्शाया जाता है? एक्सल से। और जो धारिता होती है इसे एक्सी से दर्शाया जाता है, एक्सी से दर्शाया जाता है। ठीक है। और जो प्रेरणीय प्रतिघात होती है, जो एक्सल हमने लिखा है, एक्सल को हमने किससे दर्शाया है? एक्सल को प्रेरणीय प्रतिघात से इसको डिनोट करता है। तो हमारे पास क्या होगा? एक्सल बराबर WL, या हम कह सकते हैं बराबर 2 पाई FL। ठीक है, 2 पाई FL। और जो हमारे पास जो धारिता प्रतिघात होती है तो हमारे पास क्या होगा? XC बराबर WC, या बराबर हम कह सकते हैं 2 पाई FC, 2 पाई FC। ठीक है, 2 पाई FC। और ये जो हमारे पास प्रेरणीय प्रतिघात होती है ये क्या करता है? धारा का विरोध करता है। यानी कि प्रतिघात का वह गुण जो धारा परिवर्तन का विरोध करता है, जो कौन सा? एक्सल करता है। और जो एक्सी होता है वोल्टता का क्या करता है? विरोध करता है। क्वेश्चन आया हुआ है ये कि धारा का विरोध करने वाला कौन होता है? प्रेरणीय प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस। और जो वोल्टता परिवर्तन का जो विरोध करता है वो धारिता या कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिघात का वह गुण जो धारा परिवर्तन का विरोध करता है या विरोध करे। ठीक है, प्रतिघात का वह गुण जो धारा परिवर्तन का विरोध करता है। इसी प्रकार से जो हमारे पास धारिता होती है वो धारिता क्या करती है कि प्रतिघात का वह गुण जो वोल्टता परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, क्या करता है? दोबारा देख लीजिए इसको कि हमने टॉपिक है प्रतिघात यानी रिएक्टेंस। रिएक्टेंस किससे कहते हैं? ऊर्जा को संग्रहित करने वाले वैद्युतिक उपकरण जो धारा अथवा वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करे वो प्रतिघात कहलाती है या रिएक्टेंस कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा को संग्रहित कौन करता है? यहाँ पे संग्रहित कौन करता है? यानी कि ऊर्जा को संग्रहित स्टोरेज कौन करता है? यहाँ पे सेल बैटरी करते हैं, करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते? उसी प्रकार से यानी कि उसका जो धारा और वोल्टेज का क्या करते हैं? परिवर्तन का विरोध करते हैं। यानी कि जो धारा और वोल्टेज परिवर्तन हो रही है या जा रही है उसका क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या कर रहा है? प्रतिघात। भाई प्रतिरोध का काम क्या है? ये किसी चालक तार के अंदर क्या कर रहा है? उसको धारा का विरोध करता है, उसको आसानी से प्रभावित नहीं होने देता है। उसी प्रकार से प्रतिघात की एक ओम ही तो है, यानी कि हम वहां पे रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, यहाँ पे एक रिएक्टेंस बोल सकते हैं उसको। ठीक है ना? तो इसे हम क्या कह सकते हैं? यानी कि इसको हम वहां पे R लिख रहे थे, यहाँ पे हम उसको X लिखते हैं, लिखते हैं ना X।
एक्स को हम इससे दर्शा सकते हैं, ये दो प्रकार का होता है, यानी प्रतिघात रिएक्टेंस दो प्रकार का होता है, जिसमें हमारे पास प्रेरणी के प्रतिघात यहाँ से सवाल आया हुआ है, और जो धारिता प्रतिघात है यहाँ से भी सवाल आया है, दो प्रकार के हो गए, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला जाता है। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम एक्सएल से दर्शाया जाता है, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसे एक्सी से दर्शाया जाता है। इसे दर्शाया जाता है, एक्सी से दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो धारा परिवर्तन का विरोध करता है, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो क्या करता है, यानी वोल्टेज का परिवर्तन का विरोध करता है, वोल्टता का परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे यहाँ से एक सूत्र होता है इसका, XL बराबर WL बराबर 2πfl। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि XL बराबर 2πfl होता है, या XC बराबर 2πfc होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि प्रतिघात दो प्रकार के हो गए। क्लियर, यहाँ तक सभी ने उतार लिया, समझ में आ गया। क्वेश्चन आ सकता है कि धारा परिवर्तन का विरोध कौन करता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और वोल्टता परिवर्तन का विरोध कौन करता है, धारिता या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC बराबर क्या होता है, 2πfc होता है, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है यानी कि XL बराबर क्या होता है, 2πfl होता है। ठीक है, क्या होता है, FL होता है, सॉरी यहां से हमारे पास 1 आएगा भाई। ठीक है, थोड़ा ध्यान, इसका ध्यान भूल गए थे। XL बराबर तो 2πfl होता है, और XC बराबर 1/2πfc होता है। ठीक है ना, 1/2πfc होता है, यानी कि 1/WC होता है। क्लियर, उतार लिया सभी ने। चले आगे, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रतिबाधा। ये तो यहां से लिख लिया, उतार इसको। आप चलता है यहाँ से ध्यान से पढ़ना इसको। ठीक है ना, इससे पहले तो हमने जो परिभाषा है कि हमने पूरी पढ़ ली थी, लेकिन आप पूरी की पूरी जो एसी थ्योरी है यहाँ से स्टार्ट होती है, जैसा फिजिक्स बोला जाता है, फिजिक्स। हाँ ठीक है ना, ये चीजें आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझो इसको। दोबारा देख लो इसको कि प्रतिरोध हमने पढ़ा, प्रतिरोध किसे कहते हैं कि धारा प्रवाह का विरोध करता है, या उपकरण में प्रभावित होने वाली धारा उसका विरोध कर रहा है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध। इससे में किसे डिनोट करते हैं, R से करते हैं, इसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रतिघात, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस किसे कहते हैं कि ऊर्जा का संग्रहित, ऊर्जा संग्रहित का, यानी कि उसके अंदर क्या कर, उपकरणों के अंदर प्रभावित हो रही है, उसका क्या कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है, ये विरोध कर रहा है, वो क्या कहलाता है, रिएक्टेंस कहलाता है। रिएक्टेंस को किसे डिनोट करते हैं, एक्सी से प्रदर्शित किया जाता है, इसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, रिएक्टेंस भी दो प्रकार का होता है, इसमें हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसमें प्रेरणी के प्रतिघात और धारिता प्रतिघात बोला जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, एक्सएल से। ठीक है, और धारिता को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्सी से। ठीक है, तो हमारे पास एक्सएल बराबर, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल बराबर 2πfl होता है, और जो इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्सी बराबर 1/2πfc होता है। ठीक है, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो धारा परिवर्तन का विरोध करता है, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो वोल्टता परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। क्या कहलाता है, इम्पीडेंस, प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस किसे कहते हैं, इम्पीडेंस बताइए। अभी हमने पढ़ा प्रतिबाधा और प्रतिघात, और जो प्रतिरोध पढ़ा है उन दोनों का एक सदिश योग होता है। प्रतिरोध तथा प्रतिघात या प्रतिघात पढ़ ही रहे। ठीक है, प्रतिरोध तथा प्रतिघात के सदिश योग क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं क्या, इम्पीडेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस। और जो प्रतिबाधा और जो हमारे पास होता है, इससे हम किससे, प्रतिबाधा है ना, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, दोनों को जेड से।
इसे जेड से दर्शाया जाता है, जेड से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, जेड से इसको दर्शाया जाता है और इसको हम क्या कहते हैं? जेड से इसको दर्शाया जाता है, इसकी इकाई क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध था प्रतिघात एक्सएल हो तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? भाई प्रतिबाधा की अगर बात करते हैं हम, यदि देखिए यदि प्रत्यावर्ती सर्किट के अंदर यानी परिपथ में प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं ना, तथा प्रतिघात को किससे डिनोट करते हैं हम यहाँ पे? x से कर रहे हो ना? x हो तो तुल्य प्रतिरोध या तुल्य प्रतिबाधा क्या होगा? देखिए हमने प्रतिबाधा किससे डिनोट किया? यहाँ पे z से डिनोट किया ना। प्रतिबाधा किससे डिनोट किया है? z से। तो हमने क्या लिखा है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध R और x तो दोनों का क्या होगा? स्क्वायर, यानी कि R का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का रूट क्या होगा? यहाँ पे z होगा, यानी प्रतिबाधा होगी। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार अगर बात करते हैं हम तो प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता में क्या होता है? उसका प्रतिरोध अनुपात समानुपाती होता है। प्रतिरोध और प्रतिघात होता है, उसका दोनों क्या होता है? समानुपाती होता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबाधा बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है? सूत्र। क्वेश्चन आ सकता है, देखिए दोबारा देखिए इसको। प्रतिबाधा किसे कहते हैं? कि प्रतिरोध तथा प्रतिघात के सदिश योग को क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। इसे जेड से दर्शाया जाता है। ठीक है, और इसकी इकाई क्या होती है? ओम होती है। यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध R तथा प्रतिघात x हो तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जेड बराबर क्या होता है? R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट हो गया, तो हमारे पास क्या होगा? इसका तुल्य प्रतिरोध कहलाता है, यानी प्रतिबाधा का। ठीक है, क्लियर? उतारिए इसको। विशाल सर इसका क्या है? x हो तो तुल्य प्रतिबाधा देखिए z बराबर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नीचे लिख लेना, ओम के नियमानुसार प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता तथा धारा का अनुपात प्रतिबाधा कहलाता है। प्रतिबाधा कहलाता है, यानी कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता तथा धारा का अनुपात ही क्या कहलाता है? प्रतिबाधा कहलाता है। उतारिए इसको। उतार लिए? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? दोबारा समझाने की जरूरत है क्या? सुनो, देखिए भाई दोबारा देख लो इसको कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इम्पीडेंस की, यानी कि प्रतिबाधा किसे कहते हैं? कि प्रतिरोध तथा प्रतिघात के सदिश योग प्रतिबाधा कहते हैं। यानी कहने का मतलब प्रतिरोध क्या करता है? धारा प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिघात में क्या करता है? ऊर्जा संग्रहित का क्या करता है? विरोध करता है। परिवर्तन का विरोध कर रहा है ना, दोनों क्या है? विरोध करने वाले हैं। दोनों क्या होगा? इसका योग कहलाता है। क्लियर? जो अगर दोनों चीज अगर संतुलित नहीं होती, यानी दोनों विरोध करने वाले नहीं होते, फिर दोनों को नहीं लेते, प्रतिरोध और प्रतिघात को। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस को और रिएक्टेंस को दोनों को नहीं लेते एक साथ, तभी तो हमारे पास क्या होगा? इसका सदिश योग कहलाता है। इसे जेड से दर्शाया जाता है। किसको? प्रतिबाधा को।
प्रतिबाधा किससे दर्शाया जाता है? Z Z से दर्शाया जाता है। ठीक है, और इसकी इकाई क्या होती है? ओम होती है। भाई जैसे प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। उसी प्रकार से प्रतिबाधा या प्रतिबाधा की इकाई भी क्या होती है? ओम ही होती है। वहां पे प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जा रहा था, यहाँ पे हम किससे दर्शा रहे हैं? Z से दर्शा रहे हैं प्रतिबाधा को। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि यदि प्रत्यावर्ती परिपथ के में प्रतिरोध R तथा प्रतिघात X हो तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि उसके समानुपाती क्या होगा? ठीक है, यानी कि Z के समानुपाती क्या क्या होता है कि R और X होता है, यानी प्रतिघात और प्रतिरोध दोनों हो रहे हैं ना, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो हमने लिखा कि Z बराबर क्या होता है? R स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर का वर्ग हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं हम कि ओम के नियम के अनुसार प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता तथा धारा का अनुपात ही क्या कहलाता है? प्रतिबाधा कहलाता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया सौरभ? ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? विशाल तेरा समझ में आ गया? तेरा समझ में आना चाहिए बस। अगर तेरा समझ में आया है 11 बजे तो बाद फिर उस हिसाब से फिर, क्योंकि अब टाइम तेरा हुआ है नहीं, क्योंकि तेरा टाइम 11 बजे के बाद में चलेगा ना। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चालकता अथवा संवाहकता, यानी इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टेंस बोला जाता है। चालकता का मतलब क्या होता है कि यानी कि किसी चालक तार के अंदर धारा का प्रवाह सुगमता से प्रदान किया जाए। ठीक है, उसे हम कहते हैं चालकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? चालकता, यानी कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ये क्या होता है इसका? प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है। उसे हम बोलते हैं चालकता अथवा संवाहकता या कंडक्टेंस। तीनों चीज, एक कंडक्टर होता है, एक कंडक्टेंस है। दोनों चीजों में अंतर ध्यान में लेना। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं इसको कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम को चालकता कहलाता है। ठीक है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। और ध्यान देना कि चालकता को किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसे G से दर्शाया जाता है। किसे दर्शाया जाता है इसको? G से। यानी कि G से किसको दर्शाते हैं? चालकता को। ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है? इकाई क्या होती है? महो। ठीक है, क्या होता है? महो, MHO, महो, या प्रति ओम, या प्रति ओम कह सकते हैं। प्रति ओम, क्योंकि प्रतिरोध का क्या है? व्युत्क्रम है ना ये, इसे हम कह सकते हैं कि प्रति ओम भी इसकी इकाई होती है। तो हम कह सकते हैं कि G बराबर क्या होगा? 1/R कहलाता है। G क्या है यहाँ पे? चालकता है, यानी कि महो बराबर 1/ओम। प्रति ओम लिख सकते हैं हम इसको, लिख सकते हैं ना? तो ये चीजें भी आप लोगों को याद रखनी है कि अगर यहाँ पे अगर प्रतिरोध की अगर बात कर ले तो क्या बराबर क्या होगा? 1/G होगा। ठीक है, R बराबर 1/G और G बराबर 1/R, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर? उतारिए इसको। लिखना ये है चालकता अथवा संवाहकता कंडक्टेंस। प्रतिरोध का व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। इसे G से दर्शाया जाता है। इसकी इकाई महो या प्रति ओम या प्रति ओम होती है, या G बराबर क्या होगा? 1/R होता है, और या हम R बराबर 1/G या महो प्रति ओम। उतार लिया सभी ने? फिर क्या?
अनुकायरता, इसको हम बोलते हैं सेसेपेटेंशन, SUCEPTANCE, सेसेपेटेंशन। सस्पेंड। देखिए ये क्या होता है कि ये प्रतिघात का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, प्रतिघात का व्युत्क्रम होता है, प्रतिघात का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है। प्रतिघात क्या है बताइए, अभी हमने पढ़ाया प्रतिघात को किससे डिनोट कर रहे थे हम, जेड से। प्रतिघात को, प्रतिबाधा को कर रहे जेड से, तो प्रतिघात को तो एक्स से प्रदर्शित किया जा रहा था, ठीक है। प्रतिघात का व्युत्क्रम यानी कि प्रतिघात का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक्स, ठीक है, एक्स का व्युत्क्रम यानी कि 1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, उल्टा हो रहा है ना। इसे हम क्या कहते हैं, अनुकायरता कहते हैं, अनुकायरता कहते हैं या सेसेपेटेंशन कहते हैं। सस्पेंड नाम में थोड़ा सा अटपटा सा नहीं है, ठीक है। इसे बातें नहीं, इसे बी से दर्शाया जाता है, बी से दर्शाया जाता है, ठीक है, इसे बी से दर्शाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि b बराबर 1/x होता है, b बराबर 1/x होता है। इसे हम कह सकते हैं कि अनुकायरता का मात्रक क्या होगा, महो, MHO महो, या हम कह सकते हैं प्रति ओम कहते हैं। अब देखिए मैंने आप लोगों को लिखा है कि महो या प्रति ओम, ये तो इसकी चालकता होती है, चालकता होती है संवाहकता की, कंडक्टेंस की होती है ना, तो वो क्या कह रहा था यहाँ पे, इसमें ये चीज बोला है कि प्रतिघात का व्युत्क्रम, प्रतिघात क्या है, प्रतिरोधी तो है, तो प्रतिरोध क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है धारा का, कर रहा है ना, तो चालकता क्या करता है, धारा का सुगमता प्रदान करता है, उसे हम कहते हैं महो। उसी प्रकार से जो अनुकायरता भी होता है वो भी क्या करता है, प्रत्यावर्ती परिपथ को क्या करता है, आगे प्रदर्शित करते हैं, उसको आगे की ओर आकर्षित करती है, ठीक है। उसे हम इस प्रकार से इसकी इकाई ले सकते हैं, महो या प्रति इकाई या प्रति ओम, ठीक है। अनुकायरता भी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा मिटा लिख लिया ये कौन सा, यस महो वाला, यस सर। अनुकर्ता की इकाई महो या प्रति ओम कहते हैं, ठीक है। तो लिखिए नीचे, अब जैसे हमने प्रतिघात लिखा था ना उसी प्रकार से अनुकायरता या सेसेपेटेंशन या यह भी दो प्रकार का होता है, जिसमें हमारे पास है, पहला है प्रेरणिक अनुकायरता, ठीक है। और नंबर 2 है सांधारित्रीय अनुकायरता, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव सेसेपेटेंशन, SUCEPTANCE, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं क्या, कैपेसिटिव सेसेपेटेंशन, ठीक है। इंडक्टिव सस्पेंशन और कैपेसिटिव सस्पेंशन, यह है बातें नहीं, यह है
प्रेरणिकीय प्रतिघात, प्रतिघात यानी कि एक्सल, यही होता है ना, का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, और ये इसकी बात करते हैं हम, यह है, खुद तो लिखना है, बातें नहीं रही, सांधारित्र प्रतिघात, सांधारित्र प्रतिघात किसे डिनोट करते हैं विशाल, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस था एक्सी से डिनोट करते हैं ना, एक्सी से, एक्सी का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, क्या होता है, इसे इंडक्टिव जो सस्पेंस टेंशन होता है, इसे BL से प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है, BL से दर्शाया जाता है, इसे BC से दर्शाया जाता है। ठीक है, BC से दर्शाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि BL बराबर क्या होगा, 1/XL होगा, ये होगा ना, 1/XL, और यहाँ पे होगा, इसका व्युत्क्रम हो रहा है, तो हमारे पास BC बराबर 1/XC होगा, क्या होगा, XC होगा। क्या बात, खाना खा के नहीं आया आज, क्यों, चलना तो, खाना खा के नहीं आया, तो अपना खाना खा के कॉलेज आते हो तो कम से कम खाना खा के आया करो, सुबह शाम को लेट तक जाते हो, पहुंचते हो 7:30, उतारे इसका फटाफट, देखिए दोबारा देख लो इसको, अनुकायरता सस्पेंस टेंशन किसे कहते हैं, कि प्रतिघात का व्युत्क्रम होता है, इसका व्युत्क्रम होता है, प्रतिघात का व्युत्क्रम होता है, जिसमें अनुकायरता कहते हैं। ठीक है, इसे किससे दर्शाया जाता है, B से दर्शाया जाता है। ठीक है, जो हम क्वेश्चन आ सकता है कि अनुकायरता किससे दर्शाया जाता है, B से, और B बराबर क्या होता है, 1/X होता है, B बराबर 1/X कहलाता है। तो हम कहते हैं कि अनुकायरता सस्पेंस टेंशन दो प्रकार का होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास प्रेरणिकीय अनुकायरता और सांधारित्रीय अनुकायरता, उसमें हमारे पास इंडक्टिव सस्पेंस टेंशन और कैपेसिटिव सस्पेंस टेंशन। ठीक है, यह प्रेरणिकीय प्रतिघात XL का व्युत्क्रम होता है, यह सांधारित्र प्रतिघात XC का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, इसे BL से दर्शाया जाता है, इसे BC से दर्शाया जाता है। तो हमारे पास BL बराबर 1/XL, तो BC बराबर 1/XC होता है। क्लियर यहाँ तक? देखिए, जितना भी अपना वीडियो चल रहा है, तीसरी क्लास आज है AC थ्योरी की। इस AC थ्योरी की तीसरी क्लास के अंदर हमने यहाँ तक आज कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और इससे आगे हम पढ़ेंगे, जैसे एडमिटेंस हो जाएगा, परिवेश्यता हो जाएगी, जितने भी और बाकी के जो बच रहे हैं वो सारे के सारे हम कल के चौथी क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में। और आज हमने क्लास यहीं तक पढ़ेंगे, इसको समाप्त करते हैं यहीं पे। और सभी से रिक्वेस्ट समझो, आप चाहे आप अपनी कुछ भी समझो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जितने भी अपने साथियों को ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और लाइक करो तो हमारा भी मोटिवेट बढ़ता है और आपका भी बढ़ता है। ठीक है, और जो इस चैनल के ऊपर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइबर और उसके पास में रखा हुआ है बेल आइकन, घंटी का बटन, उसको दबाइए, और ताकि उसे दबाने से हमारे को जो भी नोटिफिकेशन यहाँ से प्राप्त होती है ITI क्लास से, आपको सूचना मिल जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।